नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रात का साथी आंसू और आप देख रहे हैं कहानीबाज। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनने पर आपको यकीन नहीं होगा, आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन सबसे पहले, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर रोज सुन सके ऐसे ही खौफनाक और डरावनी कहानियां। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम हमारी अगली कहानी में लूं, तो आप कमेंट में यह कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका क्या नाम है ये जरूर लिखिए। तो दोस्तों, कर दीजिए अपने कमरे की लाइट बंद और लगा लीजिए हेडफोन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गाड़ी दवाखाने के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक हस्बैंड और वाइफ बहुत ही परेशान से होकर उतरते हैं। ना जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत उदास और लाचार लग रहे थे दोनों। ये दवाखाना दिमागी मरीजों का था। उनके साथ में एक 3-4 साल की लड़की भी थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर साथ में चल रही थी। जैसे ही वो दवाखाने के अंदर गए, वो सीधा रिसेप्शन पे बैठी एक नर्स से बात करने लगे। डॉक्टर साहब है क्या? हमारा नंबर कब आएगा? जरा चेक तो करो। नर्स ने उनसे उनका नाम पूछा। मैं मंदार और मेरी बच्ची को दिखाना है, उसका नाम त्रिशा है। मंदार ने जवाब दिया, सर आपका 4था नंबर है, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज़ दूंगी। नर्स ने ऐसा बोल मंदार को और उसकी बीवी को इशारे से बैठने को कहा। मंदार अपनी बीवी स्नेहा और त्रिशा के साथ एक जगह जाकर बैठ गया। वक्त बीत रहा था। इधर मंदार और स्नेहा जरा परेशान हो रहे थे। मंदार उठकर बार बार डॉक्टर के केबिन के पास जाकर देखकर आ रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो फिर से एक बार नर्स से जाकर पूछता है, जरा देखिए और कितना वक्त लगेगा, मुझे जरा जल्दी है, हम बहुत परेशान हैं। नर्स ने अब जरा गुस्से से उसको जाकर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज़ लगाई, ऋषा मंदार आप अंदर जाइए। इधर स्नेहा और मंदार जैसे उस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वहाँ से झट से उठकर खड़े हो गए और त्रिशा को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चले गए। वहाँ कुर्सी रखी थी तो मंदार ने स्नेहा को बैठने को कहा और साथ में त्रिशा भी वहीं बैठ गई। डॉक्टर ने सामने रखा पेपर पढ़ा और पूछा, मंदार आप ही हो ना? तो बताइए क्या हुआ है? मंदार बोलने लगता है, डॉक्टर साहब ये मेरी लड़की है त्रिशा, 3 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले ही बैठकर बातें करने लगती है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बोलो तो कहती है वो अपने दोस्त से बात कर रही है। वो दोस्त उसके साथ खेलता है। दिन तो छोड़ो, रात को भी वो बैठकर बातें करती रहती है। नींद भी पूरी नहीं हो पाती उसकी। इतने में स्नेहा मतलब मंदार की बीवी रोने लगती है। उसको चुप करते हुए मंदार आगे बोलना चालू करता है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो ये भी कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से अंदर आया है और उसने त्रिशा को एक सिक्का भी दिया। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया घर में। हमने उसको अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेलने को कहा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही बताइए कि क्या करें। मंदार और स्नेहा का चेहरा देख डॉक्टर को ये पता चल गया था कि बात जरा सीरियस है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। डॉक्टर कुछ सोचने लगे, लेकिन उस डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा उनको और वो कुछ सोचने लगा। फिर मंदार और स्नेहा को बाहर जाकर रुकने को कहा और त्रिशा के साथ केबिन में अकेला रुका। डॉक्टर ने त्रिशा से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा को देख के लग रहा था कि वो परेशान तो है। लगता था उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। उसकी आंखों के पास काले घेरे बने थे और उम्र के हिसाब से
कुछ ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने समझ लिया बच्ची तकलीफ में तो है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है और तुम उसके साथ खेलती हो? त्रिशा बोली, हाँ है ना मेरा दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझे ये सिक्का भी दिया था। उसने अपने जेब में रखा सिक्का डॉक्टर को दिखाया। वो सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसका रंग था। अंदर से जैसे उसमें जंग लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीज संभाल कर रख लेते हैं जो उनको अच्छी लगती है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम उस दोस्त के साथ रोज खेलती हो क्या? हाँ, मैं रोज खेलती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ आता है, स्कूल में भी, त्रिशा ने डॉक्टर को बताया। क्या वो यहाँ भी है तुम्हारा दोस्त? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, त्रिशा ने कहा। ऐसा कहते ही डॉक्टर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ा के देखा। उसको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या वो सिर्फ आपको दिखता है? डॉक्टर उसको प्यार से पूछ रहे थे और मंदार और स्नेहा बाहर केबिन से सब कुछ देख और सुन रहे थे। नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त तो आपके पास खड़ा है, आपको देखकर हंस रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता। ये सिक्का आपको हाथ में रखकर कहना है मुझे मरना है, तभी वो दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन त्रिशा की बातें सुनकर उसको भी लगा कि उसके केबिन में कोई तो है। लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसको छू कर गया हो। वो मन में ही मुस्कुराए और त्रिशा के पेरेंट्स को अंदर आने को कहा। मिस्टर मंदार, त्रिशा को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये ऑटिज्म की केस है। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास। इसमें जो लोग अकेले होते हैं, अक्सर वो अपने मन में जो सोचते हैं वो सच्चाई में महसूस करते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये दवाई मैं दे देता हूँ, आप देना चालू करो और कुछ हो तो मुझसे आकर मिलो। और हाँ, त्रिशा को खुश रखो, उसको मनपसंद चीज़ें करने दो, उसको घुमाओ, लेकिन अकेला मत छोड़ो। मंदार और स्नेहा बस हाँ बोलकर वहाँ से निकल गए। वो सब घर चले जाते हैं। इधर जैसे ही ये लोग घर जाते हैं, डॉक्टर कोई पेशेंट ना होने से वो भी थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए। अचानक उनके दिमाग में त्रिशा की वो बात याद आती है। वो सिक्का त्रिशा वहीं छोड़ जाती है। सिक्का हाथ में उठाकर वो मन में ही बोलते हैं कि क्या सच में मुझे मरना है? ये कहने से वो बच्चा दिख सकता है। और ऐसा बोलकर वो सिक्का वॉश बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकालकर चेहरे के ऊपर पानी डालते हैं और जैसे ही वो अपना सर ऊपर करते हैं, शीशे में कुछ दिखाई देता है, धुंधला सा। वो ठीक से देख नहीं पाते। रुमाल से चेहरा पोंछकर अपना चश्मा लगाकर देखने की कोशिश करते हैं तो शीशे में कोई नहीं दिखता। उनको लगा कि वहम होगा और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, उनके बिल्कुल पीछे एक बेहद डरावना जला हुआ बच्चा बैठा हुआ था और वो उनको घूर रहा था। डॉक्टर को सोचने तक का और आवाज़ देने का भी मौका नहीं मिला। वो इतना भयंकर था कि एक बिजली सी उनके सीने में दौड़ गई और एक जोर का दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर ही गिर गए और उसी जगह पर उनकी मौत हो गई। इधर वो सब चीज़ें से बेखबर शाम को मंदार और स्नेहा त्रिशा के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खा के सो जाते हैं। सुबह सुबह स्नेहा मंदार के ऑफिस की तैयारी में लग जाती हैं। मंदार को एक कॉल आता है। वो आंखें बंद किए ही फ़ोन उठाता है और उसकी नींद
जैसे एक झटके से उठ जाती है। वो कुछ समझ पाता कि स्नेहा वहां आ जाती है। वो स्नेहा को बताता है कि स्नेहा, त्रिशा के डॉक्टर की कल मौत हो गई है, दिल का दौरा पड़ा था। यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मंदार ने उसको देखकर कहा। त्रिशा अभी भी सो रही थी। मंदार, अब कैसे करेंगे? स्नेहा को अब चिंता होने लगी। मुंबई में डॉक्टर की कमी है क्या? हम दूसरा डॉक्टर देख लेंगे त्रिशा के लिए, मंदार ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। मंदार को ये सब सुनकर ऑफिस जाने का मन नहीं था। वो ऑफिस में फ़ोन करके आज की भी छुट्टी लेता है। सुबह का काम निपटाकर वो खाना खाने के बाद मंदार त्रिशा को बोलता है, त्रिशा बेटा, आज मेरा मन कहीं घूमने जाने को हो रहा है और आइसक्रीम खाने का हो रहा है, चले क्या? त्रिशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो एकदम से तैयार हो गई। त्रिशा और मंदार चले जाते हैं और स्नेहा घर में ही रुकती है। आज उसको घर में बहुत काम थे, सफाई करनी थी और ये घर उनका किराए का था और यहाँ वो अभी अभी शिफ्ट हुए थे, तो नए घर में काम तो रहता है। कल सारा दिन उनका डॉक्टर के पास चला गया, इसलिए आज काम थोड़े ज़्यादा थे। वो यहाँ नए थे, खास किसी से पहचान नहीं थी। एक ऑफिस वाला पहचान का था, शर्मा, जो पास में रहता था, जहाँ कभी त्रिशा खेलने जाया करती थी। उनकी लड़की भी मेरी लड़की त्रिशा के जितनी उम्र की थी। मंदार और त्रिशा गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और स्नेहा अपना काम चालू करती है। स्नेहा को ये घर बहुत पसंद नहीं था, लेकिन मंदार के ऑफिस के लिए उनको पास का कोई घर चाहिए था। वो सफाई करते करते घर के पीछे जाती है तो वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है। खोलकर देखा तो वहाँ सब पुराना सामान और कबाड़ पड़ा था। वो वहाँ जाती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी होती है। लगता है यहाँ सालों से कोई सफाई नहीं हुई थी। स्नेहा जैसे ही अंदर जाती है उसको बड़ी खराब बदबू आती है। उसको लगता है कि कोई बिल्ली या चूहा यहाँ मरा पड़ा है। हर जगह देखने के बाद धूल के सिवा यहाँ कुछ नहीं था। वो कुछ और ढूंढने लगती है। उसको एक सिक्का मिलता है और एक पुरानी संदूक मिलती है और वो उसको जैसे ही खोलती है एक झटके से वो खुल जाती है और उसमें से कुछ निकलता है जो उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर भागता है। उसके पैरों के निशान नीचे धूल पर साफ दिखाई दे रहे थे। स्नेहा भी उसके पीछे भागती है। वो घर के अंदर जाता है। पैर के निशान देखकर लग रहा था कि वो एक बच्चा था। तभी त्रिशा की बात याद आती है उसको। वो उसका दोस्त जो उससे मिलने आता है। अब स्नेहा घर के अंदर थी। निशान अब छत की तरफ गए थे। वो ऊपर भागती है। तभी कुछ एकदम ठंडा हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और उसके बाद वो बच्चा उसको सीढ़ियों के नीचे दिखता है। तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बहुत ही डरावना था। एक तरफ से पूरा जला हुआ था और आंखों से खून निकल रहा था। स्नेहा बहुत डर गई, लेकिन कुछ करती उससे पहले उसको बहुत तेज धक्का लगा और वो सीधा सीढ़ी से जमीन पर आ गिरती है। सर से खून निकल रहा था और सर से खून निकलकर वो वहीं मर जाती है। इन सब चीज़ों से बेखबर मंदार त्रिशा को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, त्रिशा मुझे बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वो दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है? नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन कर रहा था, इसलिए वो आज घर में ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ऐसा कहा मंदार के जैसे होश उड़ गए। उसने स्नेहा की चिंता होने लगी। वो त्रिशा को गाड़ी में बिठाकर अपनी आइसक्रीम फेंक देता है और गाड़ी चालू करके घर के लिए भागता है। घर आते ही देखता है कि घर के सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर कोई नहीं है। मंदार भागते हुए अंदर गया तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई
वो थरथराकर कांप रहा था। सामने स्नेहा खून में लिपटी पड़ी थी। मंदार एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है और सभी डॉक्टर के पास भागते हैं। ऑपरेशन रूम में जाते ही डॉक्टर बाहर आकर मंदार से कहता है, सॉरी सर, ये पहले ही मर चुकी है। उनकी मौत तो लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुकी है। मंदार एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की की तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे और उसको अपनी पत्नी की मौत ने पूरा हिला कर रख दिया। उसकी मौत के 3 दिन बाद भी मंदार उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। त्रिशा भी कुछ नहीं खाती थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बात होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो मंदार, तुम शायद मानते नहीं, लेकिन त्रिशा की हालत बहुत खराब है। मैंने बताया नहीं, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वो हमारे घर थी। तुम सब किसी कार्यक्रम में थे। यहाँ त्रिशा ने मेरी लड़की को हाथ पर काटा। काफ़ी खून भी निकला और टाँके भी लगे। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो त्रिशा ने मुझे साफ मना किया और कहा कि उसके दोस्त को त्रिशा का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये किया। मंदार मेरी सुनो तो, अब डॉक्टर तो तुम कर ही लो। मंदार मेरी सुनो तो, अब डॉक्टर को तो तुम दिखा ही रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये ना समझने वाली चीज़ें कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊं? शर्मा जी की बीवी भी मंदार को यही दोहराती है। मंदार अब मान जाता है। निकोलस नाम था उसका। वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको ये बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है जो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्हें सब कुछ समझ लिया और फिर त्रिशा से मिलने के लिए उसके रूम में जाने लगे। त्रिशा अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था उसका गला दबाकर दीवार के ऊपर घसीट रहा था। उसको फांसी लग रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने किया। वैसे ही उसने त्रिशा को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। आज सब ने उस लड़के को देख लिया था और अब त्रिशा की सब बातें समझ आने लगी थी, जो कि सही भी थी। लेकिन निकोलस ने अब ये तो समझा कि कोई साया है जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये समझ नहीं आया। वो ढूंढने के लिए उसने इस घर की सारी चीज़ें देखना चालू किया। वो देखना चाहता था कि ये सिक्के हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि अभी जब त्रिशा के रूम में ये सब घटना हुई थी तो वहाँ भी सिक्के पड़े हुए थे। हो ना हो कुछ तो रिश्ता है इन सिक्कों का और उस बच्चे का। पूरा दिन और आधी रात जागकर ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने उस रूम में जाते हैं। रात के कुछ 1:30 बज रहा था। सब लोग साथ में मिलकर उस पीछे वाले रूम में जाने के लिए आते हैं। निकोलस सबसे आगे था। उस रूम में बिजली नहीं थी और ना ही कोई बल्ब था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम में अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन जब निकोलस को वो अलमारी दिखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस अलमारी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, उसकी नज़र अलमारी के ऊपर जाता है और वैसे ही उसकी चीख निकल जाती है। वो जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद गया था और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है, लेकिन जल्दी होश में आकर उसने अपने हाथ में रखा क्रॉस वो उसके सामने कर देता है। वो जला हुआ बच्चा
चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से गायब हो जाता है। इस बात से ये तो पता चल गया था कि उसको वश में तो किया जा सकता है। थोड़ा संभलने के बाद वहाँ उनको वही संदूक मिलता है जो त्रिशा की माँ यानी स्नेहा को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कंपनी महसूस हुई थी निकोलस को। वहाँ और भी सिक्के थे। अब समझ में आया ये सिक्के आए कहाँ से थे। यह सब देखकर निकोलस ने मंदार से कहा, ये घर आपका है क्या? ये बक्सा और यह अलमारी यहाँ कहाँ से आई? हम ये सब जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने त्रिशा के साथ जो होते हुए देखा है, इसका मतलब तो वह है कि वो बच्चा त्रिशा से खेलने नहीं, उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही मंदार जिस एजेंट ने घर दिलाया था उसको फ़ोन करता है। उनसे घर के पुराने ओनर का नाम और नंबर दिया और उनसे उस घर के पुराने ओनर का नाम और नंबर ले लेता है। उनको जैसे ही फ़ोन किया सब बातें पता चली। जो ओनर थे उन्होंने यह कहानी उनके दादा ने बताई थी। ये अलमारी और बक्सा काफ़ी साल पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। एक जमींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसके लिए एक डायन ने बच्चों की बलि मांगी थी। उस डायन ने 3 बच्चों की बलि मांगी थी। एक बलि देकर एक बलि वो दे चुका था और दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला। इसलिए डायन ने उसी जमींदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की चाहत में उसने हाँ कहा। लेकिन ये बात गांव वालों को ना जाने कहाँ से पता चली। जब बलि देने की बारी आई तब सभी गांव वाले मसाल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को जलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वो काले जादू में बहुत बड़ी साधक थी। वो धन कामना तो एक बहाना था। वो बच्चों की बलि अपने काले जादू की ताकत बढ़ाने के लिए करती थी। जैसे ही वो मरने लगी, उसकी काली रूह उसके जमींदार के बच्चे में चली गई। तो लोगों ने उस बच्चों की भी जलाना चाहा, लेकिन ऐसा हो न सका। वो बच्चा बिना जले रह गया। उस बच्चे को इन्हीं सिक्कों के साथ दफन कर दिया गया। इसी तरह वो धन जो मिला था वो साबित हो गया। वो साबित सिक्के सालों तक जमीन में गड़े रहे। वो साबित सिक्के सालों तक जमीन में गड़े रहने के बाद भी वो सांप खत्म न हो सका। लेकिन उस डायन की रूह तो उस बच्चे में रह गई। और जैसे उस जमीन पर कुछ साल बाद घर के पुराने मालिक ने काम चालू किया तो बक्सा मिल गया जिनमें वो साबित सिक्के थे। उन्होंने इसको छुपाना चाहा। कुछ दिन बाद वो खुद पागल से हो गए और कहते हैं उनको भी बच्चा दिखता था। बाद में वो सब ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो डायन वापस आ गई है और उसको अपनी तीसरी बलि चाहिए, इसलिए वो त्रिशा के पीछे पड़ी है। ये सब बात समझ आने के बाद निकोलस कोई गलती नहीं करना चाहता था। इधर देखा तो त्रिशा अब जिंदा लाश बन चुकी थी और जमीन पर गिर चुकी थी। निकोलस ने अपने बैग में से पवित्र जल निकाला और उसके गले का क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बोलने लगा। उसने पवित्र जल उस शापित सिक्कों पर और उस अलमारी पर डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो बच्चा सबको दिखने लगा। वो भाग रहा था यहाँ वहाँ। अब उसकी आवाज़
बहुत ही भयानक लग रही थी। वो खुद पर खुद जलने लगा और वो शापित सिक्के भी एक एक कर मिट्टी बनकर धूल में उड़ रहे थे। वो डायन जो बच्चे में थी वो जलकर राख हो चुकी थी और वो सिक्के भी। अब त्रिशा को भी होश आ रहा था। वो उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को देखकर भागकर लिपट गई। निकोलस का काम पूरा हुआ। उसने उस डायन को मुक्त किया और त्रिशा को नई जिंदगी मिली। लेकिन ये सब में त्रिशा की माँ की जुदाई सहनी पड़ी। लेकिन इन सब में मुझे त्रिशा की माँ की जुदाई सहनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।